वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। हम लोग इस कर रहे थे 2010 का सोल पेपर, जिसके कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। अब आपको समझ आए होंगे। अगर आपने जो पहले क्वेश्चंस की वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है 2010 के सोल पेपर का, वो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इनको कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का को डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 2010 का सोल पेपर कर रहे थे, जिसके 27 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम आगे के करेंगे, 28 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा या पूर्ण कीड़ा? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करेंगे हम। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण कीट। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है? पहले अंडा आता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर उसके बाद कीड़ा बनता है। क्या प्रोसीजर होता है रेशम के कीड़े बनने का? पहले अंडा आता है, फिर लार्वा और फिर कीड़ा आता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रेशम का कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो किस में करता है? पूर्ण कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूचना औद्योगिक की शब्दावली नहीं है? तो ये है अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, साइबर स्पेस, मॉडम। ये सभी जो है अपलोड है आपका आईटी से रिलेटेड है, आपके साइबर स्पेस है, मॉडम है, प्रौद्योगिकी शब्दावली है। तो ये जो अलग है वो है प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट है, व्यक्ति को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा अन्य से विभिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा गांधी विकास पत्र या कोई नहीं? तो इनमें से है इंदिरा विकास पत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुष्प सज्जा जापानी पुष्प सज्जा है? सॉरी, तो ये है इकेबाना। ठीक है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडावाहिनी में, अंडा ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडावाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ध्यान पड़ी इसे करिएगा, कितनी जोड़ी? ठीक है ना, यानी कि पेयर्स हैं उसके 33। ठीक है, 33 पेयर्स तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यानी कि जो कम्युनिकेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो क्या होती है? जनसंचार, साझेदारी, समझदारी या संचार। जो हम दो एक दूसरे से बातें करते तो उसको कहता है जनसंचार। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क में, कशेरु की रज्जु में, अनुमस्तिष्क में और तंत्रिका कोशिका में। तो सबसे पहले आप ये होती है तंत्रिका कोशिका में। अब एक क्वेश्चन बनता है इसमें, प्रतिवर्ती क्रियाएं तो क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आपके काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं, तो उनको नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी क्लास दे तो आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, जिससे साथ साथ आप वो क्वेश्चन नोट डाउन करते रहे, है ना। तो उससे क्या होता है, आपके फ्यूचर के लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाता है। जब आप कभी फ्यूचर में अलग से पढ़ें तो वो आप उसको नोट डाउन करे रखेंगे तो आप उसको रीड कर सकते हैं।
तो हम करते हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसने के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मार्शल हार्ड ने सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बताया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनके बारे में किसने बताया? तो किसने बताया? मार्शल हार्ड ने बताया था। बेस्ट और टेलर के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं कैसी होती है? जो आपके हिसाब से ना चले, अपनी मर्जी से चले, तो वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को किसने कहा? प्रतिवर्ती क्रियाओं को बेस्ट और टेलर ने। क्वेश्चन बनता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया किसने कहा? तो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन जो भी है उसमें राइट आएगा बेस्ट और टेलर। ठीक है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो किसी की उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे दैनिक जीवन में अपने आप होती रहती हैं, यानी कि जो अपने आप होती रहे वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जिस मार्ग से होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या? वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती हैं क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रीढ़ रज्जु से क्या निकलती है, तो रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, जिसे स्पिनल नर्वस भी कहते हैं। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका के 2 मूल बने होते हैं। कितने? अगर पूछा जाए कि रीढ़ तंत्रिका के कितने मूल हैं? रीढ़ तंत्रिका के 2 मूल हैं, पृष्ठ मूल और आधार मूल। पृष्ठ मूल में संवेदी तंतु और अधर मूल में प्रेरक या चालक तंतु होते हैं। अगर पूछा जाए कि पृष्ठ मूल में कैसे तंतु होते हैं, तो पृष्ठ मूल में संवेदी और आधार मूल तंतु में प्रेरक या चालक तंतु होते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से हो जाए। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र आपका होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले किसने बताया? मार्शल हार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में किसने बताया? मार्शल हार्ड ने। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को ऐच्छिक क्रिया किसने कहा? तो वो हो गया आपका बेस्ट और टेलर ने। किसने कहा? बेस्ट तथा टेलर ने। क्या होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे दैनिक जीवन में अपने आप होती रहती हैं। ठीक है, जिनमें मतलब हमारा कोई होल्ड नहीं होता, वो होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। या प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी हो, यानी कि जो वो मार्ग जिससे हमारी अनैच्छिक क्रियाएं पूरी होती हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, तो वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती हैं। ठीक, अगर पूछा जाए वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीढ़ रज्जु से क्या निकलता है? रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती हैं। रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती हैं। या रीढ़ तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो रीढ़ तंत्रिकाएं रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। ठीक है, प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका के कितने मूल से बनी होती है? प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका 2 मूल से बनी होती है। पहला पृष्ठ मूल, दूसरा अधर मूल। पृष्ठ मूल और अधर मूल रीढ़ तंत्रिका के 2 मूल होते हैं। पृष्ठ मूल से कौन से तंतु निकलते हैं? संवेदी। और अधर मूल से प्रेरक या चालक तंतु निकलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रम परिसरण या विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता यानी कि डोनर की आंखें निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्रदान कर रहा है तो क्या हिस्सा, आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? आयरिस, रेटिना, लेंस या कर्निया? तो कर्निया दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? आयोडीन निम्न में से किसमें पाया जाता है? इंसुलिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के उभारों, ढालों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं? हैंगिंग, डॉटिंग, पाइपिंग या आपका असम।
तो क्या करते हैं, डॉट प्रयोग करते हैं, जिससे उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव वो चीज लग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्रिया के मूल्यांकन कौन सा चरण है? ये तो सीधी सी बात है, प्रबंध क्रिया के 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। कौन कौन से होते हैं? आयोजन, नियंत्रण और आपका मूल्यांकन। यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी योजना बनाते हैं, ठीक, उसे जब भी हम उसको मतलब जब हमने स्टार्ट कर दी है प्लानिंग, तो उसको बीच बीच में चेक करते रहे कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं, और जब हमारा लास्ट हो जाता है तो हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं कि जो चीज़ जो अचीव हम लेना चाहते हैं हमने वो लिया है या नहीं लिया। ठीक है ना, तो मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है, यानी कि तीसरा जो होगा, तीसरा चरण मूल्यांकन होगा प्रबंध प्रक्रिया का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, लंबी पट्टी, औरव पट्टी, तिकोनी या चकोर? तो वो करते हैं हम औरव पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्तन के तृतीय सप्ताह में, चतुर्थ सप्ताह में या 7वें सप्ताह में? तो जो हृदय स्पंदन है मानव भ्रूण का, वो 7वें में करने लगता है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है जो बहुत ध्यान से कीजिएगा, जिसके साथ साथ आपके काफी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। भ्रूण में परिवर्तन के चौथे सप्ताह में कोशिकाओं के मध्य परत मोजेडम में हृदय और अन्य अंग बनते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौथे हृदय कब बनता है, तो हृदय बनता है आपका चौथे सप्ताह में। ठीक है, जो हृदय होता है, भ्रूण का हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 4th वीक में आपका बनना शुरू हो जाता है और स्पंदन करने लगता है। हालांकि गर्भावस्था अवधि के बाद 6.5 और 7 सप्ताह के बीच हृदय स्पंदन को बेहतर अंग, लेकिन जो आंकलन किया जाता है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है हृदय का, भ्रूण का, तो वो 6.5 से 7वें सप्ताह में आप उसको सही से आंकलन कर सकते हैं। लेकिन जो बनने के प्रोसीजर होता है हार्ट का, वो चौथे सप्ताह में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब स्पंदन करने लगता है, तो चौथे में। लेकिन जो अगर पूरा पूछा जाए कि आंकलन कब किया जाता है, पूरी तरीके से आंकलन कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 6.5 से या 7 सप्ताह के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 43 रोग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी, हार्टोलॉजी, पैथोलॉजी या पामोलॉजी? तो जो मनुष्य के रोगों का अध्ययन किया जाता है वो होता है पैथोलॉजी में। ठीक है, अब जो बाकी 3 ऑप्शन है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं, कई बार उनके बारे में पूछ लिया जाए कि उसमें किसका हो रहा है। पहला है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। जैविकी में कोशिकाओं का शरीर, क्रियात्मक गुण, संरचना, कोशिकांग एवं बाह्य, यानी कि उसको कोशिका के बारे में जिसमें भी बताया जाए, जिसमें आप कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। सेल्स के बारे में जहाँ पे आप स्टडी करेंगे उसको कहेंगे साइटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हार्टिकल्चर किसकी ब्रांच है, तो वो एक कृषि विज्ञान की, यानी कि एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है? फूल, पत्ते, पौधे, उन सब का, भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली फूल पत्तियों से ही का ही अध्ययन होगा, है ना। इसमें फिजिक्स, बायो का भी अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन थे? M.H. मैरीगोडा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हार्टिकल्चर के जो जनक है वो कौन है, हार्टिकल्चर के जनक हैं मैरीगोडा। एक बार और हमने हमारे 3 क्वेश्चन जो है क्लियर वो हो चुके हैं, 3 ऑप्शन। एक पहला है साइटोलॉजी, जिसमें आप कोशिका विज्ञान कहेंगे या कोशिका से, सेल से संबंधित जिसमें अध्ययन करेंगे। हार्टोलॉजी आप एग्रीकल्चर की एक शाखा है, इसमें आप फूल, पत्तियों, अनाज आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा M.H. मैरीगोडा जो है इसके जनक हैं। फिर ये था पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में है ही रोगों का अध्ययन। अब आ जाइए
पामोलॉजी। पामोलॉजी में जो बेटा होता है बेटा, वो होता है फ्रूट्स का अध्ययन, ठीक है। फ्रूट्स स्टडी जो होती है वो होती है पामोलॉजी पे, ठीक है। आई थिंक आपको के जो ये 4 ऑप्शन हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और ये चारों क्लियर कर देती हूँ। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है बेटा कोशिका विज्ञान, ये आपकी सेल साइंस से रिलेटेड है। इसमें कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हाइटोलॉजी एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें आप फूल पत्ते आदि इन सबका स्टडी करते हैं, और जो इसके जनक हैं वो है M.H. मैरीगोडा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हार्टिकल्चर के जनक कौन है? हार्टिकल्चर के जनक है M.H. मैरीगोडा। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में आप फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके 43 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे कर दीजिए कि आपके समझ आया है या नहीं है। जैसे भी आपको वीडियो लगी आप तभी, जिससे कि मैं और अच्छे आप क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 पे। गृह सज्जा का आंतरिक सज्जा है रचनात्मक, व्यवात्मक, फाइन आर्ट या आंतरिक कला। तो आंतरिक है तो आंतरिक कला ही होगी। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है आपके खनिज लवण, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ठीक है, और विटामिन ए। विटामिन ए ज्यादातर पाया जाता है कैरोटीन के रूप में, ठीक है ना। विटामिन सी, बी, ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो, ये सब चीजें आपकी पाई जाती हैं। आयरन पाया जाता है भाई। मिनरल्स हो गए तो मिनरल्स मोस्टली सभी आपके जो ग्रीन वेजिटेबल्स है बहुत प्रचुर मात्रा में आपको इसमें मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर, जिसके द्वारा गृहिणी का कम श्रम व शक्ति लगती है, उस भाग को कौन से भाग की वजह से कम शक्ति लगती है वैक्यूम क्लीनर के? सेफ्टी वॉल, कैबिनेट, चिल ट्रे, नोजल पंखा या ये सभी? ये है नोजल पंखे की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से, फूलों से, दूध से या रंगों से? ये श्वेत सफेद यानी कि तो दूध से संबंधित है। अब थोड़ा सा पढ़ ले कि गेहूं किससे संबंधित है। गेहूं जो संबंधित है वो है हरित क्रांति से, यानी कि खेती से, एग्रीकल्चर से संबंधित ये थी। दूध श्वेत क्रांति हो गया, और फूलों से जो क्रांति है वो है बैंगनी क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, हरा पीला नीला, लाल पीला नीला, नीला पीला बैंगनी। तो पराग के अनुसार जो है वो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। पराग के अनुसार कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा, नीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के कौन से रंग होते हैं? IBGYORL, या तो इसमें हो गया विब्रियोर, यानी कि आपका बी ऑप्शन है। अब एक बार इसको क्लियर कर लीजिए कैसे। फर्स्ट है इसमें वी, तो वी से होता है यानी कि बैंगनी, जिसको हम बोलते हैं वायलेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई जामुनी यानी कि इंडिगो। फिर है बी यानी कि ब्लू, नीला। फिर है जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, और आर आपका रेड, ठीक है। तो यही जो सीक्वेंस है आपका इंद्रधनुष का, रेनबो का सीक्वेंस यही होता है। तो इसमें आपको YIBGYOR, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस होता है जो कि इसी सीक्वेंस में आपका रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से, यही सीक्वेंस अच्छे से याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के तीसरे, मतलब पर्टिकुलर ना पूछ के कि कौन कौन से रंग होते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर पे पूछ लिया जाता है कि इस नंबर पे कौन सा रंग आता है। तो उसको भी आप इस फॉर्म से लर्न करेंगे तो आपको उसका सीक्वेंस भी अच्छे से लर्न रहेगा, ठीक है ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। YIOBLBGYOR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की ऐसे संबंधित है? वास्तविक आय, संप्राप्ति आय,
या मासिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो गया संपूर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण अवस्था, फिट्स अवस्था, बचपन अवस्था या कोई नहीं? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन अवस्था। क्या कहलाती है हमारी? बचपन अवस्था। अब इसके जो अदर ऑप्शन एक बार उनको क्लियर कर लीजिए। भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था होती है गर्भ से विकास के 8वें सप्ताह तक। ठीक है, 8वें सप्ताह तक क्या होती है? भ्रूण अवस्था। एक इसमें वर्ड आया फिट्स अवस्था। ठीक है ना, फिट्स क्या होती है? फिट्स एक डिसीज कह सकते हैं आप। फिट्स को सीजर या दिमागी दौरा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिट्स कोई आपकी वैसी अवस्था नहीं है, कोई बच्ची की अवस्था नहीं है। फिट्स होता है सीजर्स या दिमागी का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में, शैशवावस्था में, जन्म के पश्चात या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगी गर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलेमिया एक रोग है। फिलेमिया जो रोग है वो एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि अपना जेनेटिक रोग है। पेरेंट से बच्चे में आने की इसके ज्यादातर चांसेस होते हैं। अब ये क्या है फिलेमिया? फिमोलिया क्या डिसीज है? फिमोलिया एक वांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, यानी कि जो आपका ब्लड है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वो बहुत कम चांसेस होती है कि वो जम जाए। ठीक है, इस रोग का कारण रक्त में प्रोटीन की कमी होती है। जब आपके रक्त में प्रोटीन की कमी होती है तब ये चीजें देखने को मिलती हैं, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें जो ब्लड है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, इसके लिए विटामिन के आवश्यक है। यानी कि अगर आपको ये डिसीज से बचना है, इस चीज से कि आप हीमोफोलिया से पीड़ित नहीं होना चाहते, तो आपको किसकी जरूरत है? फाइब्रोनोजन, और जो होता है प्रोटीन होता है एक, और इसके लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के। ठीक है, फ्राइबोनोनिया को ब्रिटिश रॉयल डिसीज के नाम से भी, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फ्राइबोनोनिया का अदर नाम क्या है, कोई अन्य नाम क्या है, और ऑप्शन में हो तो वो क्या है? ब्रिटिश रॉयल डिसीज। क्या होती है? ब्रिटिश रॉयल डिसीज। फिलेमिया एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड बहता ही रहता है, मतलब बहता रहता है, जमने के चांसेस के कम होते हैं। किसकी वजह से होता है ये? जब आपके रक्त में फ्राइबोनोजन नामक जो प्रोटीन होता है वो कम हो या विटामिन के कम हो, तब आपको ये डिसीज होने के चांसेस का अधिक रहते हैं। और इसका अदर नाम क्या है? ब्रिटिश रॉयल डिसीज। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। किसकी कमी से होता है? विटामिन के या फ्राइबोनोजन विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, और इसका अदर नाम क्या है? ब्रिटिश रॉयल डिसीज। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? खसरे का, बीसीजी का, एसआरटी का, या उपरोक्त सभी? तो उसको सबसे पहले बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टीके नवजात शिशु को लगाए जाते हैं। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी यानी कि उसको पोलियो की ऑरल ड्रॉप भी दी जाती है, और आईवीपी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओपीवी क्या है और आईपीवी क्या है, तो ओपीवी होता है पोलियो की ऑरल ड्रॉप्स। ठीक है, ओपीवी पोलियो की ऑरल ड्रॉप्स और आईवीपी पोलियो का इंजेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ओपीवी और आईवीपी में क्या है ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डीपीटी, ये किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए। फिर ने एक इंजेक्शन लगता है फिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा का टीका लगता है, रोटावायरस और टाइफाइड संयुग्म टीका। ये जो होते हैं ये नवजात शिशु को टीके लगाए जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एड्स का क्या? एड्स के किसके कारण होता है? अमीबा, वायरस, फफूंदी या बैक्टीरिया? तो ये एक वायरस होता है, इसका क्या नाम है? ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
8th क्लास में भी ये 7 8 में हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है और यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिएगा इसको। कि एड्स का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, HIV। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। इस जो सीरीज़ है ये हमारी 2010 के सोल्व पेपर के, इसके 55 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी 50 क्वेश्चन और हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हम वो करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या पे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।